Good evening class. Good evening everyone. Good evening everyone. चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हमें राष्ट्रपति कंप्लीट करना है और आप भी देख रहे होंगे कि ये राष्ट्रपति का आज छठा पार्ट है राष्ट्रपति का। तो सोच लो, अगर राष्ट्रपति हम 6 भाग में पढ़ रहे हैं तो अभी कितने ब्रॉड में हम लोग इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करेंगे और मज़ा बहुत आएगा। जिसे समझ में आ रहा है, समझ में वैसे सबको आ रहा होगा जिसने पूरे क्लास लिए हैं, और जो पूरा क्लास लिया होगा उसे मज़ा बहुत अच्छे से आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी बच्चों ने मेरे पास पर्सनली मैसेज किया है और बताया है कि उनका अनुभव क्या रहा है पिछले 30-31 क्लास में। तो आप लोगों की राय, आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का प्यार सब मिल रहा है। तो हम बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को यहाँ पर हम आपको बताएंगे। बस आप लोग चैनल पर बने रहो, अपने दोस्तों को लाओ, जोड़ो, चैन को लंबी बनाओ। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमें राष्ट्रपति ख़त्म करना है और राष्ट्रपति में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे। आर्टिकल 52 से हमने स्टार्ट किया था भाग 5 और आर्टिकल 72 तक मैंने पढ़ा था। आर्टिकल 72 तक हम लोग पढ़ चुके थे और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे 62 तक। हमने 62 तक पढ़ा था, 61 पढ़ा, 62 पढ़ा और 61 पढ़ा, 62 पढ़ा। और उसके बाद हम लोग चल चुके थे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की तरफ। और हमने बताया था कि राष्ट्रपति को कुल 7 प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई हैं, जिसमें से मैंने 2 शक्तियों को अभी तक कंप्लीट किया है। लेकिन उसके बाद की शक्तियाँ बहुत ही छोटी हैं, लेकिन शक्तियाँ बार बार पूछी जाती हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो मैंने अभी तक कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया और जो सबसे लंबा चला वो था विधायी शक्ति, और उस विधायी शक्ति के भी मैंने 6 पार्ट बताए। मैंने न्यायिक शक्ति बताई, मैंने अध्यादेश शक्ति बनाई, मैंने वीटो पावर बताया, विधेयक बताया, सत्र बताया, नियुक्तियों को बताया, संस्थाओं के गठन के बारे में बताया। तो अभी तक इन शक्तियों के बारे में हमने बात की और आप लोग अच्छे से समझ भी पाए हो। कल एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने कमेंट में लिखकर भी बता दिया था। पता नहीं कैसे हुआ कि मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी 2 बार 117 की जगह 114 निकल गया। जो आर्टिकल 117 की बात थी, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, जो फाइनेंशियल बिल होगा वो आर्टिकल 117 है। आप सब ने कमेंट भी किया, मुझे टोका भी, तो मुझे अच्छा लगा इस बात को। और गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, हम भी मानव हैं, आप भी मानव हो। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में था वो आर्टिकल 117 है, पर 2 बार मैंने बोर्ड पर लिखा भी, 2 बार लिखा भी और आपसे बोला भी आर्टिकल 114। लेकिन आप लोग सब लोगों ने चेंज भी कर लिया होगा, सबको पता भी होगा वो आर्टिकल 117 है। बात क्लियर है? मैंने यहाँ तक बात की थी अध्यादेश के बारे में, विधेयक के बारे में, देन अध्यादेश के बारे में बताया था, वीटो पावर बताया था मैंने, आर्टिकल 123 की बात की थी, आर्टिकल 111 की बात की थी। बात क्लियर है? आप लोग नोट्स बनाते चलो, नोट्स अपनी भाषा में बनाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप टेस्ट देते रहो, मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूँ आप लोग एक बार टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना, इसके बाद बताना कि क्या आपके कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एग्ज़ाम में आपका नहीं फंस रहा है। आप ये टेस्ट दे लो, मौलिक अधिकार का टेस्ट दे लो, आपने जैसे नागरिकता टॉपिक से टेस्ट दे लिया, इसके बाद आप किसी भी ईयर का, बैक ईयर का आप क्या उठाओ, क्वेश्चन पेपर उठाओ और फिर देखो क्या नागरिकता से कोई ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, उसमें पूछा गया है जो हमने नहीं पढ़ा है। अगर ऐसा मिल रहा है आपको तो मुझसे बताओ आप।
जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, मेरी राय है। बातें क्लियर हैं? तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखो, चीज़ों को एकदम इतने अच्छे से पढ़ लो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप उसके माइंड को पढ़ो, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ो, इस हिसाब से कुछ पढ़ाई करो। ठीक, आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों को कंप्लीट करेंगे और अगली शक्ति लिखो, अगली शक्ति लिखो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियाँ, हेडिंग डालिए। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक कौन सा है? न्यायिक शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति को न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ कौन कौन सी मिली हुई हैं। ठीक, तो आप सबको पता है कि सबसे पहली बात तो आप यही जानते हो कि न्यायिक शक्तियों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, जितने भी न्यायाधीश होते हैं सबकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देश का राष्ट्रपति करता है। मैंने इस बात को बताया था, ये भी न्यायिक शक्ति से ही संबंधित है। ये भी क्या है? न्यायिक शक्ति से ही संबंधित है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होंगे उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? तो देश का प्रेसिडेंट करेगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि इन्हें हटा कौन सकता है? इन्हें पद से हटाने की शक्ति किसे है? इसी राष्ट्रपति को है। लेकिन संसद के सलाह पर, केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इन लोगों को रिमूव कर सकता है। कौन हटाएगा? तो वो भी देश का राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन सलाह जरूरी होगी संसद की। यदि संसद सलाह देती है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकता है उसके पद से। और नियुक्ति कौन करेगा? तो देश का राष्ट्रपति ही करेगा। तो ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, आर्टिकल 72 जो मेन आपको पढ़ना है। आर्टिकल 72 सब लोग जानते होंगे। जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो है आर्टिकल 72। सीधे सीधे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल द्वारा राष्ट्रपति किसी को क्षमा शक्ति दे सकता है? क्षमा शक्ति देने का, क्षमा करने का अधिकार होता है किसके तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत 72। तो हेडिंग डालिए आर्टिकल 72। न्यायिक शक्तियों की बात कर रहे थे और न्यायिक शक्तियों में आप लिखोगे क्या? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति निहित है किसमें? आर्टिकल 72 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सीधे सीधे आर्टिकल 72 पूछा जाता है। आर्टिकल 72 सीधे सीधे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत किसी अपराधी को क्षमा दान दे सकता है? तो वो होता है आर्टिकल 72। एक बात तो ये हो गई। अब एक बात ये होती है, दूसरी बात आपको ये आती है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार से किसी को क्षमा दे सकता है? राष्ट्रपति कितने प्रकार से किसी को क्षमा दान दे सकता है? तो इसके 3 पहलू होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। क्षमा करने का 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उसमें जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है केवल माफ़ करना, क्षमा करना।
वो होता क्या है? क्षमा करना, या जिसे आप क्या कह सकते हो? माफ करना। ठीक। दूसरा होता है लघुकरण। अभी हम समझा रहे हैं तीनों का मतलब, लघुकरण। और एक होता है परिहार, एक होता है परिहार। देखो, माफ करने का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूर्णतः माफ कर दे, पूरी तरीके से क्या कर दे? माफ कर देता है। किसमें? माफ करना। जो पहली शक्ति होती है क्षमा शक्ति, जैसे हमने बताया कि राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति प्रदान है, और वो भी क्षमा शक्ति कुल 3-4 प्रकार से होती है, जिसमें से सबसे पहला होता है कि माफ करना। माफ करना मीन्स कि वो पूर्णतः क्षमा कर देना। तो आप लिखोगे इसके आगे पूर्णतः सजा को समाप्त कर देना, पूर्णतः सजा को समाप्त कर देना। ये कहा गया है पहले में, माफ करने में। दूसरा होता है कि राष्ट्रपति करेगा क्या? लघुकरण की बात को, तो लघुकरण में होता क्या है कि राष्ट्रपति चेंज कर सकता है, जो सजा होगी आपकी उसको चेंज कर सकता है। चेंज मीन्स नेचर को, चेंज मीन्स किस में चेंज कर सकता है? नेचर में चेंज करता है। नेचर मतलब कैसे? जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, कैसे? लघुकरण आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा। लघुकरण मतलब छोटा कर देना, और छोटा इसमें किस में करता है? छोटा करता है मेन चीज कि साइज को छोटा कर देगा, और नेचर को चेंज करता है। नेचर देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ था, किसी व्यक्ति को क्या मिला हुआ था? मृत्युदंड मिला हुआ था। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया कि इस मृत्युदंड को बदल दिया उम्र कैद में। इस मृत्युदंड को किस में बदल दिया? उम्र कैद में बदल दिया। ये क्या किया? चेंज किया। और चेंज क्या हो रहा है? नेचर हो रहा है। नेचर मतलब पहले उसे मारा जा रहा था, उसकी लाइफ को समाप्त किया जा रहा, मृत्युदंड मिल रहा था, लेकिन उसे कैद दिया गया। उम्र कैद कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 14 वर्ष का। उम्र कैद कितने वर्ष का होता है? 14 वर्ष का, कि 14 वर्ष बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये होता है दूसरा, जिसे कहते हैं लघुकरण। जिसे क्या कहते हैं? लघुकरण कहते हैं। और तीसरा होता है परिहार। तीसरा होता है परिहार। अब परिहार में क्या होता है कि परिहार में भी सेम चीज़ होती है, सज़ा को कम कर दिया जाता है। लेकिन परिहार में जो सबसे बड़ी बात होती है, उसमें कभी नेचर को नहीं चेंज किया जाता। नेचर कभी बदलता नहीं, उसकी प्रकृति होती है सज़ा की, वो बदली नहीं जाती है। देखिए कैसे नहीं बदलती है, देखो एक बार। जैसे एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि नेचर नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल बताएं कि किसी को उम्र कैद हुई थी, किसी को उम्र कैद हुआ था, और वो भी कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का था। तो राष्ट्रपति करेगा क्या? उम्र कैद से ये नहीं है कि उसे कोई और बदल दिया जाएगा, उम्र कैद से मृत्युदंड हो जाए या कुछ और कर दिया जाए, होगा उम्र कैद ही, लेकिन समय सीमा को घटाया जा सकता है। वो 10 भी किया जा सकता है, 5 भी किया जा सकता है, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा? उम्र कैद तब भी रहेगा, नेचर नहीं बदला जाएगा। बात समझ रहे हो? उसका कभी भी नेचर नहीं बदला जाता है। ऐसी सजाओं में जिसे हम लोग कहते हैं परिहार शक्ति, परिहार करता है राष्ट्रपति। और एक चौथा होता है जिसे कहते हैं विराम देना, जिसे कहते हैं विराम देना। और विराम खास कर दिया जाता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। जो चौथा पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं विराम देना। चौथा पार्ट, इसे हम कहते हैं विराम देना।
मतलब जैसे किसी को सज़ा दी गई थी, लेकिन कुछ समय के लिए सज़ा को क्या कर दिया जाए, विराम दे दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गर्भवती महिला होगी, तो होगा क्या कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसे क्या कर देता है, छुट्टी दे देता है, उसे जेल से छोड़ देता है, और एक निश्चित समय होगा, और उस निश्चित समय होने के पश्चात उसे पुनः जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये विशेष परिस्थितियों में होता है। तो ये 4 प्रकार की क्षमा शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जिसमें से मैंने सबसे पहला बताया कि माफ़ करना या क्षमा कर देना, और वो भी कैसा, पूर्णतः माफ़ कर देना। दूसरा मैंने बताया लघुकरण के बारे में। लघुकरण में जो मेन चीज़ है, लघुकरण और परिहार में दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लघुकरण में प्रकृति कभी भी चेंज नहीं होती, जो नेचर होगा कैद का वो कभी भी बदलेगा नहीं। अगर बात उम्र कैद की गई है तो परिहार में उम्र कैद से ये नहीं है कोई और सज़ा कर दी जाए। जिसे आप लोग कहते हो, मूवी में बहुत सुने होंगे कि बामुशक्कत, मतलब मेहनत कराई जाएगी। तो मान लीजिए किसी को एक बामुशक्कत उम्र कैद हुई है और किसी को एक केवल उम्र कैद हुई है, तो अगर बात लघुकरण की होगी तो राष्ट्रपति बामुशक्कत को उम्र कैद में बदल सकता है। बात क्लियर है? यहाँ पर प्रकृति को चेंज करता है। और परिहार में अगर कहा गया है बामुशक्कत सजा दी जाती है 14 वर्ष की, तो राष्ट्रपति बामुशक्कत के ही तहत 14 को 10 कर सकता है, 14 को 8 कर सकता है, 14 को 5 कर सकता है। टाइम पीरियड को घटा सकता है परिहार में। मीन्स नेचर को चेंज नहीं कर सकता किसी कीमत पर, लेकिन यदि लघुकरण का प्रयोग करेगा तो वहाँ पर नेचर बदलता है, टाइम पीरियड नहीं। और नेचर के हिसाब से टाइम अपने आप बदल जाएगा। उस नेचर में जो उसका टाइम पीरियड होगा वो लागू होगा। और फिर मैंने चौथा बताया जिसे हमने कहा विराम देना। और विराम देने का मतलब मैंने बताया कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी सज़ा को कुछ समय के लिए रोक देना। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब कोई गर्भवती महिला होगी, या कोई बीमार हो जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि हार्ट अटैक आ गया किसी को और उसे ट्रांसफ़र किया गया किसी एम्स हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल से किया गया। और यदि उसकी तबीयत कुछ वो कोमा में चला जाता है तो कुछ दिनों के लिए विशेष परिस्थितियों में उसे क्या दी जाएगी, रिलीफ दिया जाएगा, यानी तब भी उसे जेल में ठूंसा जाएगा। तो ये सारी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 के तहत। और यही हमारी थी न्यायिक शक्तियाँ, यही हमारी क्या थी, न्यायिक शक्तियाँ थी। अब अगर हम कंपेयर करते हैं राज्यपाल के साथ, तो आप अच्छे से जानते हो कि राज्यपाल को भी ये सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। लेकिन आप नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिए राज्यपाल को भी, नोट करके इस पॉइंट को लिखिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिए राज्यपाल को भी, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति राष्ट्रपति की भांति न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, तो बिल्कुल सही बात है, प्राप्त हैं। परंतु आगे आप लिखिएगा, यही लाइन पूछी जाती, चाहे पेन चेंज करके अंडरलाइन करके लिख लेना, परंतु मृत्युदंड, परंतु मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल में, मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल
संबंधित मामलों में या संबंधित मामले राज्यपाल संबंधित मामले राज्यपाल को नहीं मिलते, या लिखिएगा संबंधित शक्ति राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। संबंधित शक्ति लिखिएगा। राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। जैसे हमने बताया था ना कि पूर्णता माफ करने में राष्ट्रपति किसी के भी मृत्युदंड को कम कर सकता है, पूर्णता माफ भी कर सकता है। माफ तो कोई भी सजा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन बात यदि मृत्युदंड की होगी तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो वो क्षमा मांगने राष्ट्रपति के पास ही जाएगा, वो किसी भी कीमत पर राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। और यही सेम चीज़ यदि किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है, यदि आर्मी ने कोई सज़ा सुनाई है, आर्मी कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई है, तब भी राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है, तब भी राज्यपाल कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करेगा वो देश का राष्ट्रपति करेगा। इस बात को अपने लोगों ने नोट करके लिखा होगा। और अगली शक्ति लिखो, अब राष्ट्रपति की अगली शक्तियां लिखो। लिखो अगली शक्ति लिखो, और वो होती है राष्ट्रपति की, मैंने लिखाई थी सैनिक शक्तियां या सैन्य शक्ति, जो मिलिट्री पावर मिली हुई है राष्ट्रपति को। मैंने आर्टिकल 53 पढ़ाया था, याद है आप सबको? सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति याद है आप लोगों को? मैंने आर्टिकल 53 पढ़ाया था। आर्टिकल 53 क्या था, याद करो। आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 2 कहता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 53 के सब क्लॉज 2 में। याद करो, अगर मैंने बोला होगा आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 2 कहता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात कही गई है कि जो चीफ कमांडर होगा, जो क्या होगा? चीफ कमांडर होगा, वो भी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वो भी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। दूसरा पॉइंट, चीफ कमांडर कौन होगा? यही राष्ट्रपति क्या होगा? चीफ कमांडर भी होगा। चीफ कमांडर होगा। और राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के तहत जो सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि देश कोई युद्ध लड़ता है, देश में कोई युद्ध की घोषणा होती है, तो वो घोषणा कौन करता है? थल सेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, या फिर देश का राष्ट्रपति? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी सैन्य शक्ति के तहत यदि देश में कोई युद्ध होता है तो युद्ध की घोषणा हमेशा कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। तो देश का प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, वही कहेगा कि अब इंडिया और इस कंट्री के साथ वॉर शुरू हो रहा है। तो वार की अनाउंस कौन करेगा? घोषणा कौन करेगा? देश का राष्ट्रपति करेगा। अगला पॉइंट करके लिखिएगा, लिखिए, लिखिए युद्ध की घोषणा
अगला पॉइंट इसी में, सैन्य शक्ति में अगला लिखिएगा, युद्ध की घोषणा हमेशा राष्ट्रपति करता है, वो भी इसकी सैन्य शक्ति है। युद्ध की घोषणा हमेशा राष्ट्रपति करता है। ठीक, और क्या पॉइंट बनेगा इसमें, एक पॉइंट और लिखिएगा, तीनों सेनाओं के प्रमुख को, तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करेगा देश का वही राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति ही करेगा, आप सबको पता है। यही थी राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। ये क्या थी, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां थी। और अगली हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्तियां। ये सारी शक्तियां मैंने बताया भी था कि ये राज्यपाल को नहीं मिलती हैं। जो शुरू की 4 शक्तियां थी वो राज्यपाल को भी मिलती है, लेकिन यहाँ से सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ शक्ति और आपातकालीन शक्ति, 3 ऐसी शक्तियां हैं जो केवल तो केवल देश के राष्ट्रपति को मिलती हैं। और उसी में से मैंने पहला कंप्लीट किया है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, जो आर्टिकल 53 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होगा वो देश का राष्ट्रपति होगा। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, चीफ कमांडर देश का राष्ट्रपति होगा। और अगली बात हमने बताया कि जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो देश का राष्ट्रपति करता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो यही होता है कि देश में किसी भी परिस्थिति में यदि युद्ध स्टार्ट होता है, युद्ध का प्रारंभ होता है, तो इसकी घोषणा कौन करता है, तो देश का राष्ट्रपति करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगली लिखिए, कूटनीतिज्ञ शक्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेटिक पावर। लिखिएगा डिप्लोमेटिक पावर। अच्छा, एक बात बताओ, डिप्लोमेटिक पावर या कूटनीतिज्ञ शक्तियों के अंतर्गत आएगा क्या, कोई बता सकता है? मैं वेट कर लूँगा, किसी को यदि पता हो कूटनीतिज्ञ शक्ति के अंतर्गत आती क्या चीज़ है। 2 बातें आती हैं, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, तब तक आप लोग बोल सकते हो। कूटनीतिज्ञ शक्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेटिक। आ रही हो तब भी बोलो, ना पता हो तब भी बताओ। डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिज्ञ शक्ति, 2 शक्तियां मिलती हैं राष्ट्रपति को इसके तहत। चलिए बताइए, देखिए, यदि हम कूटनीतिज्ञ शक्ति की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। हमने बताया कि इसमें कितनी बातें आती हैं, 2 बातें आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि यदि भारत का किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हुआ या किसी प्रकार की संधि हुई, तो वह संधि या वह समझौता हमेशा तो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर होता है। इस बात को अच्छे से नोट कर लो कि मोदी जी जर्मनी जाकर, अमेरिका जाकर कोई संधि करते हैं तो वो संधि किसके नाम पर होती है, तो वो संधि होती है देश के राष्ट्रपति के नाम पर। शायद आप लोग पहली बार इस बात को सुन रहे होंगे, लेकिन देश का रक्षा मंत्री, देश का विदेश मंत्री, देश का वित्त मंत्री कहीं भी जाकर किसी भी देश के साथ, अपने ही देश में तमाम संधियां होती हैं, तमाम समझौते होते हैं कि भारत का वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता हुआ, देश का अमेरिका के साथ, चीन के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हुआ, ये संधि हुई, तो वो संधि किसके नाम पर होती है, तो वो संधि होती है हमेशा तो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर। हमेशा किसके नाम पर होती है, राष्ट्रपति के नाम पर होती है।
क्यों होती है, कोई बता सकता है? राष्ट्रपति के नाम पर ही सारी संधियां और समझौते क्यों होते हैं? इस बात को अगर बता सको तो बताओ। पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए किसी भी देश के साथ संधि तथा समझौते हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, अब देखो आपको एक बात बताएं, क्यों राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन ये मेरी सोच है, ये मुझे लगता है, तो इसे आप 100% करेक्ट भी मत मानिएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है, क्यों राष्ट्रपति का नाम डाला जाता है, किसी और का नहीं डाला जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि हमारे संविधान बनाने वाले बहुत समझदार थे, उन्होंने बहुत दूर का सोचा था। और दूर का सोचा क्या, आपके संविधान में ये सीधे सीधे लिखा गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के कार्य के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद के दौरान जो भी कार्य करेगा उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। बात क्लियर है? मान लो राष्ट्रपति कोई कार्य करता है, तो यदि वो पद पर है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हो, बस उसी का फायदा उठाया जाता है। किसी के साथ कोई संधि की गई तो आप संधि का विरोध नहीं कर सकते हो, उस समझौते का विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो किसके नाम पर होता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। और लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान जो भी कार्य करता है उस कार्य को कभी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए जो मुझे समझ में आ रहा है और आप लोग भी सोचेंगे तो कॉमन सेंस यही कहेगा कि शायद यही होगा, लेकिन यह शायद की बात है। अपना दिमाग लगाओगे तो यही एक आंसर पाओगे कि क्यों हर जगह पर राष्ट्रपति का नाम डाला जाता है। नहीं तो राष्ट्रपति कहेगा कि हम ही को फंसा रहे हो, हर जगह पे हम ही फंस रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि आप फंस रहे हो, बात सही है, लेकिन संविधान आपकी रक्षा कर रहा है, आपके ही नाम की रक्षा कर सकता है और किसी नाम की रक्षा नहीं की जा सकती है। तो यदि आपका नाम जाएगा तो आपके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए क्या करो, आपकी ही साइन, आपका ही नाम हर संधि पर, हर समझौते पर जाएगी। ऐसा कूटनीतिक शक्तियों में लिखा गया है। तो समझ रहे होंगे कितनी कूटनीति लगाई गई है, इसमें दिमाग लगाया गया है ना, बहुत अच्छा दिमाग लगाया गया है। और दूसरी बात कही गई है इसमें, आप लोगों को ये बात समझ में भी आ रही होगी और सही भी लग रहा होगा, लेकिन हम क्यों कहें कि ये बात सत्य है। बहुत समझदार थे हमारे संविधान बनाने वाले। और अगली शक्ति दूसरी क्या होती है, वो भी कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आती है, और वो लिखोगे उच्चायुक्त तथा राजदूतों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। ये भी राष्ट्रपति की एक कूटनीतिक शक्ति है, हमेशा राष्ट्रपति करता है। उच्चायुक्त पता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाई कमीशन, और एक होता है राजदूत, जिसे हम लोग कहते हैं एम्बेसडर। दोनों में डिफरेंस पता है?
यही आप लोगों का होमवर्क है, इसे हम कल के लेक्चर में बताएंगे। उच्चायुक्त में और एम्बेसडर में अंतर क्या होता है। जो इस बात को बता लेगा, बता तो लगभग सब लोग लेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि भारत का राजदूत पाकिस्तान में रह रहा हो, तो हमेशा देखते होंगे भारत का उच्चायुक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का उच्चायुक्त भारत में है। लेकिन आप ये देखते होंगे भारत का राजदूत जर्मनी में है और जर्मनी का राजदूत भारत में है। तो ये राजदूत और उच्चायुक्त दोनों दो नाम क्यों दिए गए हैं, जबकि वर्क दोनों का सेम होता है, लेकिन दोनों की दो परिभाषाएं हैं। उच्चायुक्त का हाई कमीशन का कुछ अलग मामला है और राजदूत का कोई अलग मामला है। कार्य दोनों एक ही होता है। असेंबली होती है हर देश में, प्रत्येक देश में होती है। दिल्ली में है, असेंबली रोड है, वहाँ पर आप हर देश को पाएंगे, हर देश का झंडा पाएंगे, जिसका जिसका असेंबली भारत में दिल्ली में बना हुआ है। तो जब पाकिस्तान का देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा उच्चायुक्त। इस समय उच्चायुक्त कौन है? और जब आप जर्मनी का देखेंगे, आप फ्रांस का देखेंगे, तो वहाँ लिखा होगा राजदूत। तो आपका होमवर्क है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों की नियुक्ति भी कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। और अगर हटाने की बात हुई तथा हटाता किसके कहने पर है? हटाना होगा वही संसद के कहने पर, संसद के सुझाव पर। राष्ट्रपति किसी भी उच्चायुक्त को और किसी भी राजदूत को क्या कर सकता है? हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। कौन? देश का राष्ट्रपति करेगा। तो ये राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्तियां थी। और इसके बाद लास्ट टॉपिक अपना लिखिए, लास्ट शक्ति लिखिए, और वो लिखिएगा आपातकालीन शक्तियां। वो लिखिएगा आपातकालीन शक्तियां, और इसी के तहत आपका पूरा राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसे हमने लगभग 5 - 5.5 घंटे में कंप्लीट किया है। इतने में तो आप पूरा भाग 5 खत्म कर देते हो 5 घंटे में। बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। लिखिए आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ जो इमरजेंसी पावर होती है। आप सबको पता होगा स्रोत क्या है इसका आपातकाल का। तो स्रोत है हमारा दुनिया का सबसे परेशान देश, और वो क्या था? जर्मनी। दुनिया का सबसे परेशान देश जर्मनी। किसे नहीं याद होगा वर्साई की संधि? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की बदनाम संधि हुई थी। वहीं से दुनिया ने जाना था जर्मनी को, और द्वितीय विश्व युद्ध की आहट उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन हुआ था वर्साई की संधि। दुनिया की सबसे बदनाम संधि कही जाती है वर्साई की संधि, जो जर्मनी के साथ हुई थी। जो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, उस वर्साई की संधि ने पूरे जर्मनी को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। पूरा यूरोप उसमें परेशान हुआ था। और जर्मनी की क्या स्थिति होती है आप सब जानते हो। और द्वितीय विश्व युद्ध होता है, बस समझ लो बहुत बड़ा रीजन था वर्साई की संधि को। जबकि वर्साई की संधि इसलिए की गई थी कि आगे ऐसे कोई युद्ध ना हो, एक संधि होनी थी। लेकिन एक ऐसी बदनाम संधि की जाती है जिसे कहा गया वर्साई की संधि, और उसके तहत पूरे जर्मनी का जो हाल हुआ दुनिया जानती है। और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ गई उसी दिन। बात समझ में आई? द्वितीय विश्व युद्ध की नींव उसी दिन पड़ी थी जब वर्साई की संधि हुई थी। ये कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे इन युद्धों के बारे में कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ये सारे टॉपिक को जो वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, ये आप सबको मिलेंगे एक एक टॉपिक के साथ।
ठीक, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। पर्ल हार्बर की घटना क्या थी, परमाणु बम की घटना क्या थी। ठीक, अभी हाल में ही आपने सुना होगा ईरान पर अटैक हुआ है, उसके एक पोर्ट पर, लगभग 3 से 4 दिन पहले की बात है कि ईरान के पोर्ट पर अटैक हुआ है और कहा जा रहा है कि ये अटैक 2008 वाला हो सकता है जो इजराइल ने किया था। ठीक, तो बहुत अच्छा इतिहास होता है और इतिहास को पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि आप एक बार पढ़ लोगे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। पूरे विश्व के बारे में आप जानेंगे, इतिहास के बारे में, उसके भूगोल के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। बातें क्लियर हैं? तो काम बहुत है, बस काम करो, काम हम करें, काम आप करो। मैंने पहले भी कहा था आप लोग डिमांड करिए, लेकिन सही बात है कि किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं आती है। मैंने कहा था आप लोग टॉपिक दो, छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग उठाएं और उस टॉपिक पर हमारे एग्ज़ाम रेलेवेंट से, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को हम अच्छे से समझें। आज कोई टॉपिक दो, लेकिन आप लोगों ने आज तक कोई टॉपिक बताया ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पर्ल हार्बर की घटना, जापान, इटली और जर्मनी ने क्या किया था, पूरी दुनिया पर राज करने का प्लान था इन तीनों देशों का। इटली करता पूरे अफ्रीका पर, जो प्लान था द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी करता पूरे यूरोप पर, और ये क्या कहते हैं, जापान करता एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर और अमेरिका महाद्वीप पर, और पूरी दुनिया में केवल 3 देश होते और ये तीनों देशों के पास पूरा विश्व होता। ये प्लान था। इसीलिए कहा जाता है कि शायद अमेरिका ने अच्छा किया था जापान पर परमाणु बम गिराकर। अगर ना गिराया होता तो जापान की स्थिति क्या थी ना, आप सोच भी नहीं सकते। 1945 तक जापान दुनिया का सबसे ताकतवर देश था और 3 बड़ी शक्तियां जर्मनी, जापान और इटली, और इन तीनों ने पूरे विश्व को गुलाम बनाया हुआ था। पूरे इटली का प्लान था कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप पे केवल हम होंगे, एक देश होगा पूरे अफ्रीका में। जर्मनी का प्लान था पूरे यूरोप मेरा होगा, और जापान का प्लान था कि एशिया और अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी और दक्षिणी और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा मेरे कब्जे में होगा। ये तीनों ने एक संकल्प लिया था और उसी के तहत द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो आप इतिहास जानोगे तो इतिहास जानकर आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वही एक पढ़ना पड़ता है। और सोचोगे हमें क्या गरज है, हमें तो पता ही है, इन सारी घटनाओं के बारे में हमें पता है, लेकिन आप कहोगे, आप बोलोगे तो उनके बारे में हम बताएंगे। नहीं पता होगा तो हम पढ़ के बताएंगे, लेकिन आपको भी नॉलेज होगी इस बारे में, लेकिन ये बात आपको कहनी होगी। कैसे ये माएँ बिना मतलब कैसे बताना शुरू कर दें तो वो नहीं मज़ा आता। आप लोग डिमांड करो कि हमें ये चीज़ें जाननी है, टॉपिक दो। ये भी नहीं एक रोज़ होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, हफ्ते में एक दिन एक किसी टॉपिक को उठाया जाए और उस टॉपिक पर बात किया जाए। बात क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक लिखिए, लास्ट शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। जो हमने बताया स्रोत क्या है, जर्मनी है, और आपको पता होगा इसके तहत 3 आर्टिकल आते हैं। एक होता है आर्टिकल 352, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 356 और एक होता है आर्टिकल 360। एक होता है आर्टिकल 360, ठीक, नीचे गया है। अब देखिए आर्टिकल 352 क्या कहता है। आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपात की। आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपात की बात करता है, ठीक, जबकि आर्टिकल 356 राज्य आपात की बात करता है। दोनों में इतना डिफरेंस है, ठीक। और इसी राज्य आपात को ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। देखिए हम इसके बारे में बहुत बताएंगे नहीं,
क्योंकि हम अलग से पढ़ेंगे आर्टिकल 368 को, सॉरी 352 को, 356 को और 360 को। आपातकाल हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 आपको अच्छे से पता है कि ये है वित्तीय आपात। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय आपात कहते हैं, ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आपको पता है कि आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात लगा है जब युद्ध की बात होती है, जब युद्ध की बात होती है, कोई आंतरिक ऐसी गतिविधि हो जिसके तहत एक युद्ध का माहौल बन जाए, तो उन सब में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राज्य आपात में ये होता है कि जब कानून व्यवस्था, जो हमारा संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो काम करना बंद कर दे, तो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन लगा देता है। विधानसभा वगैरह भंग हो जाती है सब, और राज्य में क्या लग जाता है? आपातकाल लग जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 356 के तहत। तो यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि किसी राज्य में, या क्वेश्चन आएगा देखिए किस प्रकार से। पहले तो आएगा निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन होगा 352, 356, 360 और 368। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा कि 368 नहीं है। शक्ति है लेकिन वो संविधान संशोधन विधेयक शक्ति है, ना कि आपातकालीन शक्ति है। यह क्वेश्चन आएगा कि किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल किसी राज्य में आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजता है? तो वो होगा आर्टिकल 356। और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जैसे देश में सबसे पहली बात आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? आप सबको पता होगा, पंजाब राज्य में। या क्वेश्चन एक पूछा था सबसे ज़्यादा बार आपात कहाँ लगाया गया है? तो यूपी में लगाया गया, उत्तर प्रदेश में, और कुल 10 बार लगाया गया है। वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लगाया गया है। और वित्तीय आपात का अगर स्रोत पूछा गया इसका, तो इसका स्रोत जान लो अमेरिका है। इस बात को नोट कर लेना, इसका स्रोत क्या है? अमेरिका है। इमरजेंसी शब्द का स्रोत तो जर्मनी है, लेकिन अगर वित्तीय आपात की बात करते हैं तो इसका स्रोत क्या है? अमेरिका है। और इन सब के साथ पूरा हमारा राष्ट्रपति खत्म होता है। राष्ट्रपति से मैंने एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है, और लगभग 5 घंटे प्लस में, आज ये राष्ट्रपति की 6वीं क्लास है, भाग 6 है केवल राष्ट्रपति से ही, और लगभग 5 घंटे में पूरा राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हुआ है। और राष्ट्रपति के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 स्टार्ट करेंगे, जो होगा उपराष्ट्रपति। और संघीय कार्यपालिका, याद हो किसी को तो हम लोग पढ़ रहे हैं संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका के 4 भाग होते हैं। पहला था राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद और 5वां महान्यायवादी। तो जिसमें से हमने आज कंप्लीट किया है राष्ट्रपति को। अभी 4 पार्ट और हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो अभी ये लंबा चलेगा भाग 5। और मैंने बताया भी था कि जिस दिन भाग 5 कंप्लीट हुआ उसी दिन पॉलिटी ख़त्म है, उसी दिन पॉलिटी ख़त्म होता है। राज्यपाल चलेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन राष्ट्रपति पढ़ने के बाद राज्यपाल पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सब कंपेयर करेंगे कि ऐसा मैंने राष्ट्रपति में बताया था, तो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, तो राज्यों का प्रमुख राज्यपाल होगा। सेम शक्तियां वही होंगी जो राष्ट्रपति वाली होंगी, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्यपाल को नहीं दी जाएंगी, और मैंने उन सब के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। वहाँ पर फिर से लिखाएंगे इन बातों को जो राज्यपाल से संबंधित होगा। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए उपराष्ट्रपति, अगली हेडिंग डालिए उपराष्ट्रपति, और वहीं पर उसे छोड़ दीजिए। अगली हेडिंग डालिएगा उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति हेडिंग डालिएगा। और हमने होमवर्क दिया है आपको, इस बात को अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ना जरूर होमवर्क को। होमवर्क क्या है कि राजदूत तथा उच्चायुक्त में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है। राष्ट्रपति और उच्चायुक्त में, राजदूत और उच्चायुक्त में, हाई कमीशन और एम्बेसडर में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो क्यों पाकिस्तान का भारत में उच्चायुक्त है, भारत का पाकिस्तान में उच्चायुक्त है, जबकि भारत का अमेरिका में राजदूत है, अमेरिका का भारत में राजदूत नियुक्त होता है। तो आपको यही रीजन बताना है। नेट पे सर्च करिएगा, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है। आप गूगल पे जैसे डालेंगे पाकिस्तान का उच्चायुक्त भारत में क्यों नियुक्त किया जाता है, तो वो रीजन लिखकर आ जाएगा। तो आप उसे पढ़िएगा, और जो कोई पढ़ता है वो कमेंट में ज़रूर डाल दे, जिससे जो गूगल ना कर पाए, वैसे कर तो सब लेंगे लेकिन कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि वो लोग गूगल नहीं करेंगे, तो उनके लिए आप लोग कमेंट वही लिख देना, कॉपी पेस्ट मार देना। ठीक, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।